एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 किसके बारे में है? आपका थोड़ा जो साइंस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है और जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कि साइंटिस्ट किस तरह से बना और एक बच्चा जिसने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज पर रिसर्च किया और इस तरह से वो नए एक्सपेरिमेंट करते गया और फाइनली जो है वो एक साइंटिस्ट बना। तो किसके ऊपर जो इन्होंने रिसर्च की थी? वो की थी बटरफ्लाई के ऊपर। और जो बटरफ्लाई में जो ये गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, जो टाइनी इनके जो स्पॉट्स होते हैं जिनकी वजह से ये कलरफुल दिखती हैं, तो इसका रीजन क्या है? इस चीज के बारे में इन्होंने पता किया था और इसके बारे में इन्होंने देखा था कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं ये डेवलपमेंट होते हैं बटरफ्लाई की फुल बॉडी के लिए। तो एक बटरफ्लाई का अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ा हो तो एक बटरफ्लाई जो है, जो कैटरपिलर होता है उससे होता है, फिर कैटरपिलर से क्या बनता है? प्यूपा होता है। प्यूपा के आफ्टर 15 डेज के बाद हमको एक अडल्ट जो है बटरफ्लाई मिलती है। तो ये एक लाइफ साइकिल होता है किसका? बटरफ्लाई का। उसी से रिलेटेड इन्होंने सारी चीजें बताई हैं, किस तरह से क्या क्या काम होता है, क्या क्या किस किस तरह से चीजें होती हैं, रिसर्च किस तरह से की जाती है, उन सब के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट का ये चैप्टर नंबर 6 और क्लास 10th का ये है, जो कि सभी बोर्ड्स यानी कि राजस्थान बोर्ड हो या झारखंड, एमपी या फिर यूपी, इन सभी बोर्ड्स में ये कॉमन बुक चलती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर में मेन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो सबसे पहले क्या है? एट द एज ऑफ द 22 रिचर्ड एच इब्राइट एक्साइटेड द वर्ल्ड ऑफ द साइंस विथ अ न्यू थ्योरी ऑन सेल। जब वो 22 के हो गए थे, कौन? रिचर्ड इब्राइट जो हैं, जब वो 22 के हो गए थे तब वो एक्साइटेड थे क्योंकि वो साइंस की दुनिया में आ चुके थे और उन्होंने एक न्यू थ्योरी पे काम किया था कि सेल कैसे काम करते हैं, हाउ टू वर्क सेल किस तरह से काम करता है, उसके बारे में इन्होंने थ्योरी जो है बताई थी अपने फ्रेंड के साथ। तो ये चीज उनके लिए कब थी? 22 की एज में। अब आगे वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, तो बचपन से ही किस तरह से चीजें हुई थी उसके बारे में यहाँ से गिवन है। रिचर्ड साइंटिफिक करियर स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज। रिचर्ड का जो साइंटिफिक करियर था, जो उसका वैज्ञानिक तौर पर जो उसका करियर था, वो स्टार्ट हुआ था किसके साथ? बटरफ्लाइज यानी तितलियों के साथ शुरू हुआ था। इब्राइट तब क्या करते थे? जब वो छोटे थे, तो देखो छोटे होते हैं तो बच्चे बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते हैं। कोई कार्ड्स को कलेक्ट करना अच्छा लगता है, किसी को पिक्चर्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, किसी को टॉयज इकट्ठा करना अच्छा लगता है। हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। उसी तरह से इब्राइट जी को क्या था? उनको कलेक्ट करना अच्छा लगता था। किनको? बटरफ्लाइज को। ठीक है। जब वो कहाँ थे? किंडर गार्डन में थे, यानी कि जब वो नर्सरी से प्ले से लेकर के नर्सरी के आसपास जब क्लास होती है तब के टाइम पर वो क्या कर रहे थे? वो कलेक्ट करते थे बटरफ्लाइज को। When he was in kindergarten, kindergarten मतलब कि नर्सरी से लेकर के जब या प्ले से स्टार्ट करते हैं और हम नर्सरी एलकेजी एचकेजी तक की बात करते हैं तब की बात है। फर्स्ट से फिर हमारा ऑफिशियल स्कूल स्टार्ट हो जाता है। His mother encouraged his interest in learning. उनकी जो मम्मी थी वो उनको इनकरेज किया करती थी उनकी इस लर्निंग में, यानी उनकी मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, वही उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करती थी कि ये करो। देखो छोटा बच्चा होता है तो उसको हम बहुत सारी चीजें गाइडेंस देते हैं कि आप ऐसा करो, तभी उनके अकॉर्डिंग उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो उनकी मम्मी ने उनको इस चीजों के लिए इनकरेज किया था, आगे बढ़ने के लिए उनको उत्साह दिया था और इसी पर ही कि भाई हर चीज जो है तुम सीखते रहो, इस चीज के लिए उनकी मम्मी ने उनके अंदर इंटरेस्ट डाला। और इंटरेस्ट कैसे आया? ऐसे ही बैठे बैठे बोलेंगे जाओ बेटा रिसर्च करो तो वो नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की। तो उनकी मम्मी उनके लिए क्या करती थी? शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको ट्रिप्स पर लेकर गई। एंड बॉट, और खरीद के दिया क्या क्या? टेलीस्कोप्स खरीद के दिए, माइक्रोस्कोप्स खरीद के दिए, कैमरास खरीद के दिए एंड अदर इक्विपमेंट्स लाइक माउंटिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं, माउंटेन पर चढ़ने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसके लिए उन्होंने इक्विपमेंट्स लेके दिए। कुछ अदर कोई चीज सर्च करनी है तो उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स दिए। तो इस तरह से बहुत सारे इक्विपमेंट्स यानी कि यंत्र जो है उनको प्रोवाइड किए उनकी मम्मी ने, ताकि वो अपना इंटरेस्ट जो है उसमें डेवलप कर सके। अब जब छोटा बच्चा होता है हम उसको क्या दे देते हैं? टॉयज दे देते हैं। तो जिस तरह का उसको टॉयज देते हैं, जैसे बॉयज जो हैं, बोला जाता है कि बॉयज को कार पसंद आती है, रोबोट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है, ट्रक पसंद आते हैं। वहीं दूसरे एंड पे गर्ल्स को क्या पसंद आता है? डॉल पसंद आता है, डॉल हाउस पसंद आता है, किचन सेट पसंद आता है। तो इस तरह से जैसा आप उनको टॉयज देंगे वैसा ही उनका फिर थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो उनकी मम्मी ने इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया। His father died very young and his mother became his only companion and motivator.
उनके फादर जो है बहुत ही यंग एज में ही जो है उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी जो मम्मी है वही उनके लिए क्या बनी थी, उनकी कंपेनियन यानी कि उनकी साथी बनी थी और उनकी मोटिवेटर थी, उनको मोटिवेट करती थी हर एक चीज के लिए कि आगे बढ़ो, ये चीजें करो, वो चीजें करो। तो इन सब चीजों के लिए मोटिवेट या उत्साह जो है उनकी मम्मी ही उनको देती थी। By the time Richard Ebright was in the second grade, he had collected 25 species of the butterflies found around his hometown. और जब वो रिचर्ड एब्राइट जब कौन सी ग्रेड में थे, सेकंड ग्रेड में थे, तब उन्होंने कलेक्ट किए थी कितने, 25, ठीक है, 25 स्पीसीज, मतलब कि जातियां जो है, प्रजातियां किसके बारे में, बटरफ्लाई जो हैं उनके बारे में उन्होंने कलेक्ट किया था। उन 25 जो हैं वो आपको बुक में भी गिवन है उनके नेम, अगर आप देखना चाहें तो बुक में उन 25 स्पीसीज के नाम भी दे रखे हैं। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उनका होम टाउन था उसके आसपास जो इस 25 तरह की जो प्रजातियों की जो उनको बटरफ्लाईज मिली थी उनको उन्होंने कलेक्ट किया। हिज मदर गिफ्टेड हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और उनकी मम्मी ने उनको एक गिफ्ट किया था, एक बुक। मम्मी ने क्या गिफ्ट किया था, एक बुक गिफ्ट किया था जो एक बच्चों की बुक थी और जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। जब ये बुक किसको दी गई, रिचर्ड एब्राइट को दी गई, तो रिचर्ड एब्राइट ने जब इसे पढ़ा तब उसे पता चला कि मेरा काम यहीं तक नहीं है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 25 प्रजातियां अलग से निकाल कर दिखा दी, तो हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया। साइंटिफिक वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है और उसमें उनका इंटरेस्ट जो है फिर और ज्यादा डेवलप होने लगा, जस्ट बिकॉज हिज मदर, उसकी उनकी मम्मी की वजह से ही वो ये इंटरेस्ट को डेवलप कर पाए और उस साइंटिफिक वर्ल्ड में अपने आप को ला पाए। तो उनकी मम्मी ने, क्वेश्चन आ सकता है अगर एमसीक्यूज बेस्ड आ सकता है, तो उनकी मम्मी ने उनको कौन सा बुक गिफ्ट किया था, वो था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द बुक डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका एंड द ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस फॉर द रिचर्ड एब्राइट। और इस बुक में डिस्क्राइब किया गया था, क्या डिस्क्राइब किया गया था, ये बताया गया था कि कैसे मोनार्क जो बटरफ्लाइज होती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने को माइग्रेट कहते हैं, माइग्रेट कर जाती हैं टू सेंट्रल अमेरिका एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर द एब्राइट। और ये चीज से, ये पढ़ करके एब्राइट को पता चला कि भाई ये जो बटरफ्लाइज हैं, ये बटरफ्लाइज माइग्रेट भी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाती हैं। तो इससे फिर क्या हुआ, उनका इंटरेस्ट और डेवलप हो गया कि अच्छा कि ये यहाँ से इधर उधर भी जाती हैं बटरफ्लाइज, तो मतलब और भी बटरफ्लाइज होंगी, उनकी और भी प्रजातियां होंगी, ये बटरफ्लाइज कहीं और जाती होंगी। तो इस तरह से उनका इंटरेस्ट जो है और ज्यादा डेवलप होने लगा। ही सेंट टैग बटरफ्लाइज टू डॉक्टर अर्कहार्ट द राइटर ऑफ द बुक। और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो बटरफ्लाइज थी उन पे टैग लगाना शुरू किया। जो भी वो बटरफ्लाइज लेते थे, जैसे कोई भी रिसर्च के लिए उन्होंने बटरफ्लाई ली तो उसको देखते थे और उसके नीचे टैग लगा देते थे कि हाँ इस पे मैंने स्टडी कर ली है। फिर देखते थे कि वो बटरफ्लाइज कहाँ तक जाती है और ऐसे कर करके उन्होंने बहुत सारी बटरफ्लाइज पे इस तरह से रिसर्च की कि ये बटरफ्लाई कहाँ तक जाती है, किस तरह से आती है, ये सब चीजों के ऊपर उसने किया। और डॉक्टर अर्कहार्ट को उन्होंने, जिनकी ये बुक थी उनको ये सब चीजें बताई कि भाई हम इस तरह से टैग करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो डॉक्टर अर्कहार्ट कौन थे, जो बुक के राइटर जो थे उनका नाम था डॉक्टर अर्कहार्ट। एब्राइट रेज्ड अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई in his basement and would tag the butterflies wing to send them to Dr. Urquhart। और फिर एब्राइट ने क्या किया, एब्राइट ने जो है इसके लिए थोड़ा सा काम आगे बढ़ाया और उनके घर का जो बेसमेंट था उस बेसमेंट में उन्होंने क्या किया, उस बेसमेंट में उन्होंने एक बटरफ्लाई का झुंड जो है, एक ग्रुप जो है उसको लिया और फिर वहां पर उनका जो लाइफ साइकिल होता है उसको उन्होंने फॉलो किया। और फॉलो कर करके क्या किया, उनके विंग्स पर जो है उन्होंने लिखा कि ये कहाँ से आई है, कितना है, किस तरह की है, ताकि उसके बारे में इनकी स्टडी। और फिर वो बटरफ्लाई फिर कभी कहीं और मिले तो पता चले कि ये बटरफ्लाई कहाँ से कहाँ तक माइग्रेट हो सकती है। और इन सब की रिपोर्ट जो है उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को भेजना शुरू की कि भाई इस तरह की जो मैंने इस पर ये स्टडी की, इस पर ये स्टडी की, ये सब चीजें उन्होंने करना शुरू किया। 12th पॉइंट क्या है, इन द 7th ग्रेड, जब वो 7th ग्रेड में है, तो ऐसे ग्रेड वाइज आपके चैप्टर में गिवन है कि 2nd ग्रेड में उसने क्या किया, फिर 7th ग्रेड में क्या हुआ, फाइनल ग्रेड में क्या हुआ, इस तरह से आपको मिलेंगे। तो जब वो 7th ग्रेड में थे तो वो कहाँ आए थे, उन्होंने एंटर किया था काउंटी साइंस फेयर में एंड लॉस्ट, वहां गए वो, ठीक है। तो काउंटी साइंस फेयर में गए और वहां पर उन्होंने प्रेजेंट किया, तो उन्होंने क्या देखा, वहां पर वो हार गए। तो एक पार्टिसिपेंट बन के गए थे लेकिन वहां पे वो हार गए। रीजन क्या था, रीजन ये था कि वो सिर्फ क्या लेकर आए थे,
वो एक स्लाइड लेकर आए थे जिसमें वो स्लाइड को शो करते हुए अपना जो है उनका प्रेजेंटेशन जो है वो दे रहे थे। बट उन्होंने क्या देखा, जो विनर था वो विनर क्या था, विनर ने वहां पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब ये चीज दिखी तो इब्राइट को लगा कि मैं जो कर रहा हूं वो तो कुछ भी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना और नई चीज सामने लेकर आना, यही एक्चुअल आपका जो एक्सपेरिमेंट है वही काम आता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कहा कि एक्सपेरिमेंट करो और आपने स्लाइड शो कर करके बता दिया, तो उससे थोड़ी समझ में आएगा। आप रियल एक्सपेरिमेंट जो देखते हो उसी से आपको फील आता है। तो वही चीज उन्होंने देखी कि नहीं यार ऐसे नहीं, इसको मुझे इस तरह से करना चाहिए, और वो उस टाइम तो हार गए लेकिन उनको एक लेसन मिल गया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को जो है एक लेटर लिखा। ही रॉट टू अर्कहार्ट फॉर न्यू आइडियाज एंड रिसीव्ड मैनी सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा, लेटर लिखा और उनसे आइडियाज मांगे कि मुझे आइडियाज दो कि मैं कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, क्या क्या चीजों पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, उसके लिए मुझे कुछ नए नए आइडियाज दो, नए नए सजेशंस दो, सुझाव दो, ताकि मैं इसमें और आगे एक्सपेरिमेंट कर सकूं। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से हुआ, तो फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टू टेस्ट the theory that Versori butterflies copy monarch butterflies। फिर उन्होंने क्या किया, उनके जो नेक्स्ट ईयर जो है उन्होंने फिर से वो साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इस बार उनका प्रोजेक्ट जो था वो ये था कि टेस्ट करना है, और थ्योरी किसके ऊपर थी कि वर्सोरी जो बटरफ्लाईज होती हैं वो बिल्कुल कॉपी होती हैं मोनार्क बटरफ्लाई की। तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उससे रिलेटेड उन्होंने ये साइंस फेयर में ये प्रेजेंट किया। The project was placed first in the zoology divisions and the third overall in the county science fair। और ये जो प्रोजेक्ट था वो जूलॉजी में तो फर्स्ट पोजीशन पर आया था, और ओवरऑल जो थर्ड पोजीशन पे आया था वो आया था काउंटी साइंस फेयर में। जो काउंटी साइंस फेयर जिसमें वो लास्ट टाइम फेल हो चुके थे, नेक्स्ट ईयर जो है उन्होंने किस पे किया था, नेक्स्ट ईयर उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे किया था टेस्ट की वर्सोरी जो है बटरफ्लाईज वो कॉपी होती हैं किसकी, मोनार्क बटरफ्लाई की। तो इसके ऊपर उन्होंने जूलॉजी में तो उनको फर्स्ट मिला था, लेकिन काउंटी साइंस फेयर में उनको थर्ड प्राइज मिला था। ठीक है, तो ऐसा भी आपको मिल सकता है कि उन्होंने, ये 7th ग्रेड था तो 8th ग्रेड में होगा ना, ये 8th ग्रेड में उन्होंने कौन सा फेयर, साइंस फेयर में उन्होंने क्या अचीवमेंट किया था, तो उसके बारे में आप ये बता सकते हो। तो यहां से लेके यहां तक का ये इससे रिलेटेड आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन हिज सेकंड ईयर, अब डायरेक्ट सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं। इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट डिस्कवर्ड एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। और जब वो सेकंड ईयर में आए तो उन्होंने डिस्कवर किया, यानी कि खोज की, एक बेनाम इंसेक्ट हार्मोन में, एक इंसेक्ट हार्मोन जो है उसके बारे में उन्होंने खोज की। सॉरी, एक अननोन इंसेक्ट के बारे में उन्होंने खोज की, उनका इंसेक्ट का एक हार्मोन जो था उसके बारे में उन्होंने खोज की। He and his friend showed that tiny gold spots on butterflies produced a hormone that was necessary for the butterflies full development। और वो क्या था, वो रिसर्च जो थी, वो जो हार्मोन थी, वो हार्मोन पर रिसर्च ये थी कि उनके और उनके फ्रेंड ने ये डिस्कवर किया था, ये निकाला था कि जो बटरफ्लाई की जो छोटे छोटे से जो उनके गोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो उनके ऑर्नामेंट्स नहीं होते, उनको सजाने के लिए, उनको खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं होते हैं, वो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो स्पॉट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जो कि बहुत जरूरी होता है बटरफ्लाईज के फुल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब से पहले उन 12 स्पॉट्स को क्या बोला जाता था कि जस्ट फॉर ब्यूटी, उसके ऑर्नामेंट से उसको अच्छा दिखाने के लिए है। बट उन्होंने ये प्रूव किया कि जो बटरफ्लाईज के जो स्पॉट्स हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत ये फुल डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं, किसके, बटरफ्लाईज के। क्लियर, दिस प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट जो है उनका कब हुआ था, सेकेंड ईयर में है ना। तो सेकेंड ईयर में ये वाला प्रोजेक्ट जो है वॉन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, इस बार उनको फर्स्ट प्लेस मिला था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, काउंटी फेयर में फर्स्ट पोजीशन पर वो किस प्रोजेक्ट में आए थे, तो जब उन्होंने 12 जो टाइनी स्पॉट्स जो हैं उनके बारे में जब उन्होंने रिसर्च की थी, और उस रिसर्च में ये बताया था कि हार्मोन्स जो है वो, ये जो स्पॉट्स हैं ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, एक प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, नेसेसरी होता है फॉर बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। तो ये चीज आपको कंप्लीट बतानी होगी। ये प्रोजेक्ट जो है इब्राइट को फर्स्ट प्लेस पर लेके आता है काउंटी फेयर में, एंड उसके बाद उनकी एंट्री होती है इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड
इंजीनियरिंग फेयर में। और उसके बाद क्या होता है, जब ये काउंटी साइंस फेयर में जब ये कंप्लीट फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं तो इनकी एंट्री हो जाती है कहां पर, इंटरनेशनल साइंस में और इंजीनियरिंग फेयर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि किस रिसर्च के बाद या किस रिसर्च के बाद में भी आ सकता है, किस रिसर्च के बाद जो है एब्राइड की एंट्री होती है इंटरनेशनल साइंस फेयर में। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इसी का आंसर है, गोल्ड स्पोर्ट्स जो है उसके बारे में। नेक्स्ट आता है, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क बटरफ्लाईज विंग इन अ कल्चरल। और उन्होंने बताया कि जो ये ग्रू करते हैं उसके सेल फ्रॉम अ मोनार्क बटरफ्लाईज विंग्स इन अ कल्चरल, मतलब ये विंग्स जो है वहां से ये सारी चीजें जो है डेवलप होती हैं। एब्राइड वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। फिर उन्होंने एक साथ साथ जो आपने साइंस में पढ़ा होगा केमिकल स्ट्रक्चर, वो भी इन्होंने बताया। उन्होंने ये चीज के ऊपर भी स्टडी किया और ये पाया कि आइडेंटिफाई किया कि हॉर्मोन्स जो है उनका भी क्या होता है, एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि उन्होंने डीएनए के बारे में, ये सब चीजों के बारे में उन्होंने पता किया। ही शोड हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ लाइफ। और उन्होंने ये भी बता किया कि जो है डीएनए वो क्या होता है, हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है, और ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ वो हमारी लाइफ का क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट पता है ना क्या होता है, जैसे अपन जब OMR शीट भरते हैं तो जस्ट नीचे उसके ब्लूप्रिंट होता है, यानी सेम हमको वैसी कॉपी मिल जाती है जब हमको लास्ट में दिया जाता है कि आंसर शीट उनके पास चली जाती है ब्लूप्रिंट वाली, और नीचे उसके जो नीचे उसके लगा होता है ब्लूप्रिंट वो हमको मिल जाता है, ताकि हम अपने आंसर्स मैच कर पाए, है ना। पहले ऐसा होता था, तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है। रिचर्ड एब्राइड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1516। रिचर्ड एब्राइड जो है फिर जब ये सारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं कहाँ से, हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर से, बहुत अच्छे मार्क्स से जो है वो वहां पे पास होते हैं, और सेकंड इन हिज क्लास, और वो आते हैं 1516 में से सेकंड नंबर पर वो आते हैं। तो ये सब चीजें उनके लिए बहुत बिग अचीवमेंट थी जब उन्होंने इस तरह से साइंस के बारे में आगे आगे पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद वो हार्वर्ड में भी ग्रेजुएट हुए। एब्राइड हैड टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट टू। और एब्राइड का सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि साइंटिफिक में ही था और उसी में इंटरेस्ट था, उनका और भी बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट था, जैसे कि ही वॉज अ चैंपियन डिबेटर। वो क्या थे, एक चैंपियन डिबेटर थे, मतलब डिबेट करना वो बहुत अच्छे से कर पाते थे। अ गुड कैनोइस्ट, एक बहुत अच्छे कैनोइस्ट थे। कैनोइस्ट क्या होता है, जो एक अलग से खुद का एक छोटा सा ऐसे बोट जैसा होता है जिसको खुद ही हम चप्पू से चलाते हैं, तो वो बहुत अच्छे थे वो। एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और क्या थे, बहुत ही अच्छे एक फोटोग्राफर थे, जो कि ऐसा नहीं कि फैशन वाले फोटोग्राफर, साइंस से रिलेटेड वो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो है वो क्लिक करते थे। रिचर्ड एब्राइड हैज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज सोशल स्टडीज टीचर्स। रिचर्ड उनका नाम था रिचर्ड व्हीलर, हु ओपनड हिज माइंड टू न्यू आइडियाज। और एब्राइड जो थे वो बहुत ही ज्यादा, मतलब उनके एक महान अच्छे एक सोशल स्टडी के उनके टीचर थे, उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित थे, वो उनको बहुत ज्यादा मानते थे। और रिचर्ड एब्राइड जो है उनकी हर एक बात को देखते थे, उनकी हर एक बात को समझते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उनके पास जाते थे, बहुत ज्यादा एडमायर करते थे उनको। और उनका नाम था रिचर्ड ए व्हीलर। और वो क्या करते थे, उन्होंने जो है उनको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दिए थे, जिससे उनका दिमाग खुला था नए नए आइडियाज को लेने में, क्योंकि हर एक चीज के ऊपर उनका एक ओपिनियन होता था उनके सोशल टीचर का, जो उनको बताते थे कि इस तरह से करो, ये करो, तो इनसे नए नए आइडियाज आते थे। तो हमें भी कभी, अगर आप में से अगर बहुत से लोगों का ऐसा है कि हम बहुत कम बात करते हैं या हम इतना ज्यादा किसी पूछते नहीं है, तो आपको बात करना चाहिए। बात करने से क्या होता है, आपको सामने वालों की बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जितना हो सके कम बोल करके सामने वाले की बात सुनो, उससे आपको कुछ ना कुछ समझने को सीखने को मिलेगा, लोगों के विचार समझने में आएंगे, लोगों की सोच समझ में आएगी। शायद हम किसी काम को किसी एक तरीके से करके देखते हैं, लेकिन सामने वाले को सुन करके उसके आइडियाज को देख करके आपको नए आइडियाज आ जाएंगे कि हाँ ये वाला आइडिया अच्छा है, इसमें मैं अपना आइडिया डाल के एक नया वर्जन बना दूंगा। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। तो लोगों को सुना बहुत करो। जब भी कभी किसी जगह पे कॉन्वर्सेशन होती है तो ट्राई किया करो
कि आप अपने विचार तो जो हैं वो तो रखें, लेकिन साथ ही साथ सामने वाले का भी सुने। कई बार ऐसा होता है हम अपनी बात बोल करके सामने वाले का जो भी बात होता है उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, वो चीज नहीं करनी चाहिए। हमको सामने वाले की बात भी बहुत अच्छे से सुननी चाहिए, इससे हमको ही फायदा मिलेगा, हम ही कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे। रिचर्ड इब्राइट वॉज द कंपिटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस। रिचर्ड इब्राइट जो थे वो कंपिटिटिव थे, मतलब कंपटीशन करते थे, बट नॉट अ बैड सेंस, मतलब एक बैड सेंस में नहीं करते थे, जैसे कि बोला जाए कि मुझे उसको हराना है, मुझे उससे ज्यादा बेस्ट करना है, मुझे नहीं, वो सिर्फ ये सोचते थे कि मुझे बेस्ट करना है, किसी और से करना है ये उनके मन में कभी नहीं होता था कि नहीं मुझे उससे अच्छा करना है, ये उनके अंदर नहीं था। ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट, बस वो ये चाहते थे कि मैं बेस्ट करूं, बाकी उनको ऐसा नहीं था कि अच्छा मेरे से ज्यादा उसने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, नहीं, उसको जैसे अगर हम देखें कि वो लॉस्ट हो गया था फर्स्ट, उनका जो उसने प्रेजेंटेशन किया था तो उसमें वो लॉस्ट हो गया था, तो ऐसा नहीं था कि वो उसको ज्यादा बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी, वो लॉस्ट हुआ था, बस उन्होंने ये सोचा कि अच्छा ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में प्रेजेंट करना ये होता है, एक्चुअल ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो वो चीज को लेकर के उन्होंने नेक्स्ट टाइम जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ना कि ये सोच करके कि नहीं यार मैं तो लॉस्ट हो गया, मुझे बहुत अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है, फर्स्ट आना है, ये नहीं, उन्होंने नया लेसन सीख के उसके ऊपर काम किया था। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट थे। लास्ट पॉइंट है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम एंड ही नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आफ्टर दैट। और ट्रेवल ये बुक कौन थी, वही जो उनकी मम्मी ने उनको गिफ्ट की थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स जो है उसने खोल दिए थे उसके लिए, क्या साइंस का जो वर्ल्ड है वो उसके लिए खोल दिया था, और ही नेवर लॉस्ट, और फिर कभी भी उन्होंने लॉस नहीं किया, खोया नहीं अपना साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, मतलब साइंटिफिक के लिए जो उत्सुकता है उन्होंने कभी भी नहीं खोई, मतलब आगे फिर वो बढ़ते ही रहे। ठीक है, तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अब बढ़ते हैं हम हमारे कैरेक्टर स्केच पर। तो यहाँ पे कैरेक्टर स्केच बहुत अलग तरीके से हैं, थोड़े से छोटे छोटे से हैं, जिसको हम देख लेते हैं। तो रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसे थे, तो बहुत ही ज्यादा मल्टीफेसेटेड जीनियस, वो बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें करते थे, तो बहुत ज्यादा उनके अंदर मल्टीपल चीजें थी। ठीक है, अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे, एक अच्छे डिबेटर थे, ठीक है, एक कैनोइस्ट थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीजें आप सब इसमें डाल सकते हो कि एक फोटोग्राफर वाली बात भी इसमें डाल देना कि वो इस तरह के उनके अंदर क्वालिटीज थी। क्या करते थे, कलेक्टेड बटरफ्लाई साइंस चाइल्डहुड, और जब वो चाइल्डहुड में थे, सॉरी सिंस चाइल्डहुड, जब वो चाइल्डहुड में थे तब वो उन्होंने क्या किया था, बटरफ्लाइज कलेक्ट की थी। वर्कड ऑन मोनार्क बटरफ्लाइज द सेल एंड इट्स डीएनए, उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई पे काम किया, उन्होंने सेल के बारे में पता किया, उन्होंने डीएनए के बारे में पता किया, ये सब चीजों पे उन्होंने काम किया। इंस्पायर्ड बाय हिज मदर, अपनी मम्मी से वो इंस्पायर्ड हुए थे, डॉक्टर अर्कहार्ट से वो इंस्पायर्ड हुए थे, एंड हिज टीचर R.A. वीरर जो है उनसे भी वो इंस्पायर्ड हुए थे। ठीक है, ये था रिचर्ड के बारे में। अब उनकी मम्मी के बारे में देख लेते हैं। रिचर्ड एच एब्राइट की मम्मी के बारे में अगर देखें तो वो क्या करती थी, वो उनको इनकरेज करती थी एंड इंस्पायर्ड एब्राइट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, वो उनको इनकरेज करती थी, इंस्पायर्ड करती थी एब्राइट को उसके इंटरेस्ट, मतलब उनकी लर्निंग में उनको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सारे काम करती थी। बॉट हिम इंस्ट्रूमेंट्स, उनके लिए क्या लेकर के आई, इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आई, लाइक कैमरास, माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये सब टेलीस्कोप, ये सब आप डाल देना। हिज ओनली कंपेनियन, और यही वो उनकी क्या थी, एक उनकी मम्मी ही जो है उनकी साथी थी। गॉट हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और उनके लिए क्या लेकर आई थी, बुक लेकर आई थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और दैट चेंज द रिचर्ड एब्राइट लाइफ, और उसी बुक ने उनकी क्या कर दी थी, लाइफ चेंज कर दी थी। नहीं तो वो 25 जो स्पीसीज हैं उन्हीं को ही सर्च करते, उन्हीं के बारे में स्टडी करते, आगे कभी बढ़ते नहीं, लेकिन यहां से उनको इस चीज का बहुत ज्यादा हेल्प मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं किसका है, नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर अर्कहार्ट जो है, उनके बारे में भी पढ़ ही लेते हैं कैरेक्टर स्केच के बारे में। ऐसा भी आ सकता है, देखो ये कैरेक्टर स्केच तो है ही, साथ ही आपको क्वेश्चंस में भी हेल्प कर देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा आ जाता है कि डॉक्टर अर्कहार्ट जो है, हाउ टू हेल्प एब्राइट, ठीक है, तो कैसे उन्होंने एब्राइट को हेल्प किया था उसके बारे में भी आ सकता है, तो यहां से आप लिख सकते हैं। फेमस फॉर वर्क ऑन द मोनार्क बटरफ्लाइज, ये बहुत ज्यादा फेमस थे मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में कि वो कैसे काम करती हैं। टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द टोरंटो कनाडा, और ये कहाँ पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा टोरंटो जो है वहां पर पढ़ाते थे।
हेल्प इब्राइट विद द न्यू आइडियाज एंड द सजेशंस, और वो हेल्प करते थे कैसे की, उन्होंने हेल्प कैसे की थी इब्राइट की नए नए आइडियाज और सजेशन देकर के। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जो कैरेक्टर स्केच है वो है 4 नंबर पर, रिचर्ड ए व्हीलर जो कि उनके सोशल टीचर थे। तो सोशल स्टडीज टीचर ऑफ इब्राइट और रेस्पेक्टेड एंड द एडमायर्ड बाय इब्राइट, और इब्राइट के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा सम्माननीय और ही बहुत ज्यादा एडमायर करने वाले, उनको मानने वाले, एडमायर मतलब होता है मानना, ठीक है, उनको मानने वाले थे, किनके द्वारा? इब्राइट के द्वारा माने जाने वाले थे। turned Ebright's energy towards the debating and the model United Nations Club, और उन्होंने जो है टर्न किया था इब्राइट की जो एनर्जी है, इब्राइट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी, वो बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी के साथ काम करते थे। तो वैसे ही एनर्जी जैसे हमारे ऑफिस में मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा एनर्जी जो है प्रिया मैम के अंदर है, तो वैसी ही जैसे कि एनर्जी उनके अंदर है तो वो अपनी एनर्जी को डेवलप करती हैं। तो इसी तरह से सोशल टीचर जो हैं उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने उनकी एनर्जी को अलग अलग जगहों पर डिवाइड किया। तो उसी तरह से कहाँ पे किया? डिबेटिंग में किया, ठीक है। मॉडल यूनिवर्सिटी नेशन क्लब्स जो है वहां पर जाकर के उनको कहा कि आप यहाँ पर भी अपना टाइम दो। तो ये सारी चीजें उनके सोशल टीचर जो है उनको सजेशन देते थे कि आप अपनी एनर्जी को देखो, जिसका ज्यादा एनर्जी वो कहीं ना कहीं फिर फालतू काम में लगा देगा, तो जब बेस्ट जगह पे काम लगाने के लिए उसके पास एक बेस्ट जो सजेशन देने वाला कोई व्यक्ति भी होना चाहिए, और वही उनके सोशल टीचर थे, ठीक है। तो यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स, और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उनकी मम्मी उनकी कैसे हेल्प करती है? तो उनकी मम्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है कि उनकी मम्मी उनकी किस तरह से हेल्प करती थी। तो उनकी मम्मी क्या क्या करती थी? उनकी मम्मी उनके लिए एक उनको इनकरेज करती थी, है ना, उनको सजेशन देती थी, ठीक है, इनकरेज लिख सकते हो, उनके इंटरेस्ट में कि भाई उनको लर्निंग में क्या क्या करना चाहिए वो उसके लिए देती थी। उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिख सकते हो, उनके लिए बुक लेकर आई थी, उस बुक का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनकी मम्मी ने की थी। और लिखना शुरू करते हैं आंसर। क्या लिखेंगे? अब जैसे हिज मदर लिखा है तो आप जब आंसर लिखो तो ट्राई करना कि आप पूरा नाम लिखो। हिज मदर मतलब किसकी मदर? तो रिचर्ड इब्राइट लिखोगे तो ज्यादा थोड़ा ठीक लगेगा, तो इस तरह से लिख देना, रिचर्ड इब्राइट, रिचर्ड इब्राइट्स मदर helped him by encouraging his interest in learning। ठीक है, क्या क्या किया उन्होंने? She took on a trip, ठीक है, और क्या करती थी? ट्रिप पर ले जाती थी। bought कैमरास, ठीक है, और क्या था? माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, और क्या था? टेलीस्कोप भी था शायद, ठीक है। माउंटिंग मटेरियल, माउंटिंग मटेरियल, माउंटिंग मटेरियल दिया था, एंड अदर इक्विपमेंट्स, ठीक है, अदर इक्विपमेंट्स। और क्या लेके आई थी? she gifted
शी गिफ्टेड अ बुक टू हर सन द नेम ऑफ बुक इज, अब बुक का नाम लिख देना, क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, यहाँ तक ये आंसर आप कंप्लीट लिखेंगे। क्लियर? ऐसे आपको आंसर लिखना है कि उनकी मम्मी ने उनकी कैसे कैसे हेल्प की थी। अब आप उनकी मम्मी के बारे में मान लो ये तो 3 मार्क्स में ठीक है, अगर 4 मार्क्स में आता है तो उनकी मम्मी के बारे में लिख देना कि उनकी कंपेनियन थी, उनकी मोटिवेटर थी, 2-3 लाइन उनकी मम्मी के बारे में लिख देना, फिर आप ये आंसर कंप्लीट कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ द रिचर्ड एब्राइट इन साइंस एंड अदर फील्ड। रिचर्ड एब्राइट के लिए कौन सा फर्स्ट अचीवमेंट था साइंस में और अदर फील्ड्स में? तो रिचर्ड के लिए जो फर्स्ट अचीवमेंट क्या था, फर्स्ट अचीवमेंट यही तो था कि जब उसने ये पता किया था कि सेल कैसे काम करता है, उसके बारे में जब उसे पता चला था, वही उसका बिग अचीवमेंट था जो कि उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के किया था। और ये थ्योरी जो है उसके लिए बहुत अचीवमेंट बड़ा इसलिए भी था क्योंकि ये पब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये पब्लिश जो है पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा किया गया था। इससे पहले जो है ये हमेशा किन के द्वारा किया जाता था, किसी साइंटिस्ट के द्वारा ही किया गया है, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा ये पब्लिश किया गया था, तो यही इनके लिए फर्स्ट अचीवमेंट था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर को लिखना। सबसे पहले क्या करेंगे, रिचर्ड एब्राइट के बारे में लिख लेते हैं। रिचर्ड एब्राइट excited his new theory about how to sell work। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या बताया, he explained with his friend ठीक है, he explained with his friend। अब ये क्या बताया था उन्होंने, ये एक्सप्लेन जो किया था वो अपने फ्रेंड के साथ किया था, और क्या क्या हुआ था, ये जो नई थ्योरी थी, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। दिस स्टोरी नहीं, दिस थ्योरी है ना, दिस थ्योरी पब्लिश्ड by any work कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह का जो है पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा दिया गया था। सो दिस पब्लिकेशन was, अब बाकी क्वेश्चन में लिख देना। ठीक है, दिस पब्लिकेशन was the first achievement of Richard Ebright in science and other field, ठीक है, उसके बाद फील्ड्स लिख देना। He explained with his friend this article in a book। ठीक है,
एक बुक में दिया था, एंड दिस थ्योरी पब्लिश्ड बाय द एनीवर्क स्टूडेंट्स, एंड सो द पब्लिकेशन वाज द अचीवमेंट ऑफ द ब्राइट इज अ फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। क्या पर्पस था, तो लिख देना द पर्पस इज ऑफ, सॉरी ये लिख देना, द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑफ ऑन अ मोनार्क प्यूपा इज दिस टाइनी गोल्ड स्पॉट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स टू फुल डेवलपमेंट ऑफ, या फिर नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। ठीक है, यही था। तो उसको आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत जरूरी अच्छे से करके जाना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लिखना द पर्पस ऑफ 12 tiny gold spots on a monarch pupa is this 12 tiny gold spots produced hormone and this hormones necessary for butterflies full development। ठीक है, क्लियर। तो ये 12 स्पॉट्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, किसके लिए, बटरफ्लाई के लिए, ताकि वो फुल डेवलपमेंट कर सके। तो यहीं पर ही हमारा आंसर भी कंप्लीट होता है। थोड़ा सा आज थोड़ा इस तरह चला गया, बाकी तो आंसर मैंने आज थोड़े सही, अब मैं थोड़ा ठीक लिख लेती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।